वेलकम बैक। ऑक्सीजन व ऑक्साइड टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट में प्रारंभ कर रहे हैं ऑक्साइड, उनका वर्गीकरण और वर्गीकरण के जो आधार हैं उसके आधार पर हम ऑक्साइडों को किस प्रकृति से वर्गीकृत करते हैं और उसमें किस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, वो प्रक्रिया भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हम डिटेल में लेने जा रहे हैं ऑक्साइडों का वर्गीकरण। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड कैसे निर्मित किए जाते हैं और ऑक्साइडों को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उनके सूत्र कौन कौन से और किस तरीके के धातु और अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी प्रक्रिया हम पहले ही ले चुके हैं, निर्माण की प्रक्रिया हो चुकी। अब हम नेक्स्ट में ले रहे हैं संरचना के आधार पर और प्रकृति के आधार पर यदि ऑक्साइडों का वर्गीकरण किया जाए तो हम यहाँ पर इसको दो तरीके से वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला बात कर रहे हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ऑक्साइडों को चार भागों में विभाजित किया गया है: सामान्य ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड, सब ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड। ध्यान रखना, चार भाग हैं: सामान्य ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड, सब ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड। और प्रकृति के आधार पर यदि हम ऑक्साइडों को वर्गीकृत करें तो उसमें भी चार पार्ट आते हैं: अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन ऑक्साइड। तो इस तरीके से वर्गीकरण के अंदर दोनों आधारों पर हम ऑक्साइडों को चार चार भागों में विभाजित करते हैं। उनमें से हम पहली बात कर रहे हैं सामान्य ऑक्साइड के। तो प्रकृति के आधार पर सामान्य ऑक्साइड किसको कहा जाता है? तो सिंपल प्रक्रिया है, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक यदि -2 है और धातु ऑक्सीजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है तो इस प्रकार के ऑक्साइडों को हम क्या नाम देते हैं? सामान्य ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 रहती है। और यहाँ पर आपके दो तरह के ऑक्साइड दिए गए हैं, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड। यदि धातु के साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था -2 दर्शा रहा है या अधातु के साथ -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो इनको हम सामान्य ऑक्साइड कहेंगे, जिसमें उदाहरण दिए गए हैं अधातुओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड और टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। इसी तरीके से धातु ऑक्साइडों के उदाहरण लिए जाएं: लिथियम का ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं और ये धातु ऑक्साइडों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, इसलिए इसको हम सामान्य ऑक्साइड की श्रेणी में विभाजित करते हैं। जबकि सेकंड हम बात कर रहे हैं पॉली ऑक्साइड। पॉली ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः -1 या -1/2 होती है, अर्थात ऑक्सीजन परऑक्साइड के रूप में या ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के रूप में या अन्य रूपों में भी हो सकती है, लेकिन उनको हम पॉली ऑक्साइडों के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन से ऑक्साइड पॉली ऑक्साइड हैं? पहले हम ले रहे हैं पर ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड को हम प्रदर्शित करते हैं 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज। तो इसको ऐसे लिखा जाता है O2 है, 2 माइनस चार्ज है, जिससे एक ऑक्सीजन पर -1 ऑक्सीकरण अंक के रूप में आवेश उपस्थित रहता है। तो सूत्र है O2 2 माइनस, जहाँ भी आ जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? पर ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना, इसके साथ जो धनायन है उस पर भी 2+ का आवेश होगा, तभी इसको हम क्या कहेंगे? पर ऑक्साइड। जैसे BaO2 को पर ऑक्साइड कहते हैं और Na2O2 को हम पर ऑक्साइड कहते हैं। तो ये दोनों ही पर ऑक्साइड हैं, ये हमने नाम पहले भी ले रखा है। एग्जाम्पल आप देखें, H2O2, N2O2, BaO2, ये सभी पर ऑक्साइड हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मिश्रण के रूप में परऑक्साइड आपको दिया गया है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित रहता है और इसमें 2 पर ऑक्साइड ऑक्सीजन है और तीसरा ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीजन है। तो एक डबल बॉन्ड O है, बाकी इसके अंदर जो ऑक्सीजन दे रखे हैं वो इस तरह की संरचना युक्त होते हैं, जिसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और संरचना के आधार पर अगर आप देखें तो यह बटरफ्लाई की तरह या तितली की तरह की संरचना है, इसलिए इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। किसका? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, जिसमें ये 2 ऑक्सीजन और इधर वाली दोनों ऑक्सीजन जो पंख निर्मित कर रही है, ये दोनों ऑक्सीजन तो क्या होगी? परऑक्साइड है। जबकि जो प्रोबोसिस बना रही है, आगे का मुंह बना रही है तितली का, वो ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर उपस्थित रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे ये दिया है CH3COOH, अर्थात 3 ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहेंगे पर एसिटिक एसिड। ऐसे ही H2SO5, इसको कहा जाता है कैरोज एसिड। और इस तरह के जो कि अधातु ऑक्साइड हैं, परऑक्साइड हैं, सुपर ऑक्साइड हैं, इन ऑक्साइडों का यदि नामकरण आपको पढ़ना है
तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। नोमेनक्लेचर इन केमिस्ट्री के अंदर विभिन्न प्रकार के यौगिकों के नामकरण कैसे किए जाते हैं, एक सीरीज़ है लंबी, और उस सीरीज़ के आप विभिन्न वीडियोस देख करके केमिस्ट्री के अंदर जितने प्रकार के नोमेनक्लेचर मेथड हैं वो सभी मेथड उसमें दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल का परऑक्साइड है, इसलिए इसको पर एसिटिक अम्ल कहेंगे। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का परऑक्साइड है, इसलिए इसको हम कहेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को कैरोज एसिड भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी का दूसरा नाम क्या है, कैरोज एसिड भी कहते हैं। और एक और है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2SO8, इसको हम पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और जहाँ भी पर लगा हुआ है इसका मतलब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई होगी, एकल बंध से उपस्थित होगी, जैसे यहाँ है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बंधी हो और दोनों ऑक्सीजन पर एक एक माइनस का आवेश हो, या ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो, तो उसी को परऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का सूत्र इंपॉर्टेंट है, दो ऑक्सीजन पर अगर माइनस का एक आवेश है तो इसी को हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1/2। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1/2। क्यों? दो ऑक्सीजन पर एक माइनस का आवेश, तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा, आधा आवेश हो जाएगा ऋणात्मक, और इसी को हम इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। अगला आप बात करें जैसे KO2, RbO2 और CSO2, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री के अंदर केवल 3 तत्व ही हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जो कि S खंड के तत्व हैं, ठीक है, क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। तो क्षारीय धातुओं में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ही सुपर ऑक्साइड निर्मित करते हैं, स्थायी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा सेकंड हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार के, जिनको कहा जाता है डाइऑक्साइड। वैसे ये सामान्य प्रकृति के ऑक्साइड नहीं, सामान्य प्रकृति के ऑक्साइड हैं, लेकिन यहाँ पर इनको सेकंड पार्ट के अंदर प्रदर्शित या वर्गीकृत किया गया है पॉलीऑक्साइडों में, जिसमें डाइऑक्साइड में सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, वैसे सूत्र लिखा है SiO2, लेकिन ये त्रिविमीय जालक संरचना के रूप में उपस्थित रहता है, जिसमें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्वों के साथ जुड़ी होती है। यदि मैं यहाँ पर सिलिका की बात करूँ तो एक सिलिकॉन इधर ऑक्सीजन से, इधर भी ऑक्सीजन से, इधर भी ऑक्सीजन से, इधर भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वापिस सिलिकॉन से, विपे वापिस सिलिकॉन, अलग अलग ऑक्सीजन से, ऐसे ये ऑक्सीजन पे सिलिकॉन से और चारों को और वापिस अन्य ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से एक अनंत त्रिविम जालक संरचना के रूप में अगर डाइऑक्साइड उपस्थित है, जिसका सरलतम मूलानुपाती सूत्र SiO2 बनता है, तो उनको भी हम पॉलीऑक्साइडों की श्रेणी में मानते हैं। और उसमें पहला एग्जाम्पल है सिलिका, रेत जो जिसको सामान्य कहते हैं। दूसरा है PbO2, ये भी इसी तरह की संरचना बनाता है। MnO2 भी इसी तरह की संरचना बनाता है। अर्थात ऑक्सीजन है, पॉली ऑक्सीजन का मतलब खूब सारी, बहु ऑक्सीजन है, इसलिए इनको पॉलीऑक्साइड कहा जाता है। और उसके बाद में तीसरे प्रकार का ऑक्साइड है जिसका नाम है सब ऑक्साइड। तो पहले लिया था हमने परऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और तीसरा ले रहे हैं सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में आप प्रक्रिया ध्यान रखना, ये 3 एग्जाम्पल सब ऑक्साइडों के हैं। कौन कौन से? पहला है N2O, जिसको कि हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसका नाम ध्यान रखना, N2O वास्तव में क्या कहलाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी ऑक्साइड का सामान्य नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम हास्य गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहा जाता है? हास्य गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहते हैं, वो वास्तव में सब ऑक्साइड है। इसी तरीके से C3 का O2 जो है, जिसकी संरचना होती है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसे कहा जाता है कार्बन सब ऑक्साइड। ऐसे ही लेड का सब ऑक्साइड Pb2O के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये सब ऑक्साइडों की श्रेणी में आते हैं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या साथ में उपस्थित तत्व की संख्या से कम होती है, उसी को हमने सब ऑक्साइड कहा है। तो ध्यान रखना, डाइऑक्साइड जो यहाँ पर SiO2, PbO2, MnO2 दिए गए हैं, ये वास्तव में त्रिविम जालक संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको पॉलीऑक्साइड कहा गया है। जबकि सब ऑक्साइड वास्तव में क्या है? ऑक्सीजन की तुलना में तत्व की मात्रा यदि ज़्यादा हो तो उसे हम सब ऑक्साइड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है मिश्रित ऑक्साइड।
मिश्रित ऑक्साइड में धातु एक ही होगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके परिवर्तनशील संयोजकता में भिन्न भिन्न ऑक्साइड बनाती है। अर्थात जो ऑक्साइड आपको दिया गया है उसमें एक ही धातु हमेशा दो या अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं के रूप में एक ही यौगिक में उपस्थित रहती है। ऐसे ऑक्साइडों को हम मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। और सामान्यतः डी खंड के तत्व जो कि परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं वे तत्व ही मिश्रित ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, जबकि इसमें कुछ एग्जाम्पल पी खंड के तत्वों के भी हैं जो भारी तत्व मिश्रित ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि यहाँ पर अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव के कारण दो भिन्न संयोजकताओं में भिन्न ऑक्साइड निर्मित करते हैं, एक ही साथ मिश्रण के अंदर उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इनको हम मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। तो धातु भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जैसे कि बात करें रेड लेड, ठीक है, और PbO3 इसका सूत्र है Pb3O4, और यह Pb3O4 रेड कलर का यौगिक है और इस यौगिक को सिंदूर के अंदर भी मिलाया जाता है। और सस्ते सिंदूर के अंदर केवल लेड ऑक्साइड ही सामान्यतः दे दिया जाता है, जबकि प्योर सिंदूर है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड से निर्मित या मर्क्यूरिक आयोडाइड से निर्मित होता है। तो यहाँ पर हम मर्क्यूरिक सल्फाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसको सीने बार कहा जाता है, ध्यान रखना, HgS जिसको हम कहते हैं सीने बार, और सीने बार अयस्क का जो चूर्ण है इसी चूर्ण को हम वर्मेलियन या सिंदूर कहते हैं, जबकि इसके अंदर लेड ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड की मिलावट की जाती है और कई बार यह सस्ते सिंदूर में अधिक के अंदर लेड ऑक्साइड का चूर्ण भी सिंदूर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसको इंग्लिश में वर्मेलियन कहा जाता है। तो लेड ऑक्साइड में वास्तव में है क्या, एक ही लेड के दो भिन्न भिन्न ऑक्साइड एक साथ उपस्थित हैं, जिसमें एक है PbO और दूसरा है PbO2, जिसमें Pb की ऑक्सीकरण अवस्था पहले में है +2 और दूसरे में है +4, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही -2 है। तो ये वास्तव में तो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर तो सामान्य ऑक्साइड है, लेकिन धातु की संयोजकता के आधार पर इसको हम मिश्रित ऑक्साइड के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें PbO और PbO2 का मिश्रण Pb3O4 का निर्माण करता है। इसी तरीके से मैग्नेटाइट या चुंबकीय ऑक्साइड जिसको फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये भी मिश्रित ऑक्साइड है, चुंबकीय ऑक्साइड मिश्रित ऑक्साइड होता है। तो क्या होगा सूत्र, Fe3O4 जिसमें एक FeO और दूसरा Fe2O3 जिसमें आयरन Fe2+ और 3+ ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए फेरस ऑक्साइड, दूसरा है फेरिक ऑक्साइड, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से नाम क्या दिया गया है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, अर्थात फेरस और फेरिक को मिला करके नाम लिखा है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये मिश्रित ऑक्साइड के रूप में होता है। जबकि यदि ऐसे मैंगनीज की बात करें, डी खंड तत्व है Mn3O4 जिसमें मैंगनीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था और मैंगनीज +3 ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में उपस्थित रहता है। ऐसे ही Mn2O3 की बात करें तो Mn2O3 के अंदर Mn +2 ऑक्सीकरण अवस्था में और यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड दिया गया है इसमें +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी होती है, इसलिए ये मध्य की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहाँ पर Mn +2 +2 +4 और यहाँ पर दोनों मिश्रित रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ये पहला है, दूसरा मिश्रित ऑक्साइड है, इसको वापिस आयनीकृत करके हम इसकी पूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अर्थात Mn3O4 अगर मिश्रित ऑक्साइड है तो उसमें दो तो हो जाएगा MnO ऑक्साइड और एक होगा MnO2 ऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +4 के रूप में उपस्थित रहती है। तो इस तरीके से ऐसे ऑक्साइड जिनमें धातु भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड के रूप में मिश्रण निर्मित करता है उसी को मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें धातु परिवर्तनशील संयोजकता के रूप में ऑक्साइड के अंदर उपस्थित रहता है, जिसमें आयरन है, मैंगनीज है और लेड, ये तीन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकृति के आधार पर अब वर्गीकरण कैसे किया जाता है। प्रकृति के आधार पर हमने वर्गीकरण कर रखा था कि ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड, उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड।
ठीक है। तो उसमें अंदर हम एक एक लेकर वर्णन करते हैं। तो सेकंड वर्गीकरण है प्रकृति के आधार पर ऑक्साइडों के वर्गीकरण में पहला ऑक्साइड है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड वास्तव में किसको कहा जाता है? ऐसे ऑक्साइड जो कि जल में घोलने पर विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ा देते हैं, उनको अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं वे ऑक्साइड या यौगिक जो जल में घोलने पर जल में H+ आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं या अम्लीय आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं, उन्हीं को अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। जिसमें H+ जो दिया गया है ये विलायक का धनायन है और विलायक का धनायन उत्पन्न करने वाले यौगिक ही अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी अधातु, ये बहुत खास बात है, सभी अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के अंदर यदि मैं बोरोन की बात करता हूँ तो B2O3 ये अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड है। कार्बन का डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है। SiO2 अम्लीय प्रकृति का है। NO2 या N2O3 N2O5 ये सभी अम्लीय प्रकृति के हैं। तो ये सभी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। चाहे Cl2O7 है तो भी इसी श्रेणी में आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अधातुओं के सभी ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को यदि जल में उच्च दाब पर प्रवाहित किया जाता है तो उच्च दाब भी रखते हैं, और यदि साथ में निम्न ताप हो तो विलेयता और अधिक हो जाती है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर H2CO3 बनता है और H2CO3 का जल में आयनीकरण होकर के H+ आयन और कार्बोनेट आयन निर्मित होता है CO3 तो इस तरीके से विलयन में कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ेगी? स्वतंत्र H+ आयन उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, जिसको हम कहते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन ही सोडा वाटर कहलाता है। और सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें 2 मुक्त H+ आयन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होते हैं। और इसी के रूप में हम कह सकते हैं कि जितने भी अधातु हैं, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ अपवाद हैं, वो भी इसके साथ में प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन ऑक्साइडों को हम एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कहीं पर भी इस तरह की व्याख्या अलग से नहीं की गई है। RPC में इस तरह के प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए, तो ध्यान रखना है। इन्हें हम अम्ल एनहाइड्राइड भी कहते हैं, अर्थात अधातु के ऑक्साइड जो हैं, कौन से? अधातु ऑक्साइड। ये अधातु ऑक्साइड को ही हम एनहाइड्राइड कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनसे जो अम्ल बन रहा है, जैसे H2CO3 था, इस H2CO3 में से जल निष्कासित कर दिया जाए तो ये ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जल के निष्कासन की प्रक्रिया के लिए हम एनहाइड्राइड शब्द काम में लेते। H2CO3 का निर्जलीकरण करना मतलब एनहाइड्राइड निर्मित करना, और एनहाइड्राइड का मतलब ही जल निष्कासन होता है। जल को निष्कासित करने के बाद में, अर्थात अम्ल से जल निकालने के बाद प्राप्त होने वाले ऑक्साइड को हम एनहाइड्राइड कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी अधातु ऑक्साइड हैं, ये सभी अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड कहलाते हैं। और ये एनहाइड्राइड शब्द आपने कार्बनिक रसायन के अंदर पढ़ा होगा, जो शब्द आया है यहाँ से। अगर मैं कहता हूँ CH3COOH, दूसरा CH3COOH लें और इसमें से जल का अणु निष्कासित करने के बाद में जो यौगिक बनेगा, अर्थात CH3COOCOCH3, और ये जो यौगिक बना है ये अम्ल में से जल निष्कासित करने के बाद में बन रहा है, इसलिए इसका नामकरण भी कार्बनिक रसायन में एनहाइड्राइड कहा जाता है। एनहाइड्राइड का मतलब जल निकालने, अम्ल से जल निकालने के बाद प्राप्त होने वाले उत्पाद को एनहाइड्राइड कहा जाता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का ये एनहाइड्राइड है, जिसका नाम भी एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है। इसी तरीके से ये कार्बोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और इसी तरीके से कोई भी अम्ल है, उसमें से जल निकालने के बाद में बिना हाइड्रोजन युक्त जो ऑक्साइड बचेगा, ध्यान रखना हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, बिना हाइड्रोजन युक्त जो ऑक्साइड बचेगा
उसी को एनहाइड्राइड कहा जाता है, जिसमें से एक जल भी निकाल सकते हैं आप, 2 जल के अणु भी निकाल सकते हैं, या 2 अम्ल के अणुओं में से एक या अधिक जल के अणु निकाल करके ऐसा ऑक्साइड बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसी को नाम दिया जाता है एनहाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, H2CO3 में से जल निकाले तो इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, तो एनहाइड्राइड का नाम हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्राइड। तो अम्ल के नाम के अनुसार ही एनहाइड्राइड लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एसिटिक अम्ल था, जल निकाला, बना उत्पाद, उसको कहा एसिटिक एनहाइड्राइड, सिर्फ लास्ट में अम्ल को हटा के एनहाइड्राइड जोड़ा, तो इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो निक के बाद एसिड हटा के क्या लगा दिया, एनहाइड्राइड, तो नाम हो गया CO2 का कार्बोनिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखना है, CO2 को ही हम कार्बोनिक एनहाइड्राइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बोनिक अम्ल से जल निष्कासित करने के बाद प्राप्त होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल है जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, या सल्फर ट्राईऑक्साइड, या ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, या डाई क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड, या डाई क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, या I2O5 डाई आयोडीन पेंटा ऑक्साइड, या डाई आयोडीन हेप्टा ऑक्साइड, या B2O3 इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरा CrO3 पे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, B2O3 ये बोरोनिक एनहाइड्राइड है, बोरोनिक अम्ल के निर्जलीकरण द्वारा बनता है, और CrO3 क्रोमिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए इसको हम क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उदाहरण आपको ध्यान रखना है, B2O3 ऐसे ही CrO3, ये दोनों ही अम्लों के से जल निकालने के बाद प्राप्त होते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। और यहाँ पर ध्यान रखना, क्रोमियम यहाँ पर धातु तत्व है, फिर भी इसके अम्ल से जल निष्कासित करने के बाद ऑक्साइड जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। और ये एग्जाम्पल धातु ऑक्साइड के जल के अंदर अगर घोल दिया जाए तो ये धातु ऑक्साइड होने के बाद भी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्रोमिक अम्ल बनाता है। इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी अम्लीय प्रकृति या इससे जो अम्ल बनेगा उसकी अम्लीय प्रकृति भी बहुत महत्वपूर्ण, मैं अभी बताता हूँ, लेकिन ये दोनों आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने। B2O3 इसको कहते हैं बोरोनिक एनहाइड्राइड, और CrO3 इसको कहा जाता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। कैसे कहेंगे वो भी मैं यहाँ उदाहरण लूँगा। अगला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इनका अगर अपघटन किया जाए तो SO3H2O निकलता है। तो जल निष्कासित करने के बाद जो SO3 बचेगा उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। और इन अम्लों का नामकरण हम पहले ले चुके हैं, इसलिए अलग से वीडियो बनाया हुआ, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा साथ में, उसको देख लेना। इसके अंदर ये प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नामकरण कैसे करते हैं। तो H2CO3 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे निर्जलीकरण द्वारा बने अम्ल को सिर्फ इतना करना है, अम्ल हटा के एनहाइड्राइड लिखें तो नाम हो जाएगा SO3 को हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड है। और ये एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसमें B2O3 और CrO3 बहुत ही बेस्ट और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखने। तो इसी के अलावा कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं जिसमें क्रोमिक एसिड भी ले रखा है। तो इसमें अगला है H2SO3, नाम है सल्फ्यूरस एसिड, जल निकालने के बाद बचा SO2, इसको कहेंगे सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। ऐसे ही ये है HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड, जल निकालने के बाद बनेगा N2O3, यहाँ पर 2 HNO2 में से जल निष्कासित कर रहे हैं तो दोनों से संयोजित ऑक्साइड बनेगा, उसी को हम नाम देंगे नाइट्रस एनहाइड्राइड। तो कहा था 2 अणु मिला के भी निकाल सकते हैं, और ये 2 अणुओं में से एक जल का अणु, 2 अणुओं में से 3 जल के अणु, या एक अम्ल में से 2 या अधिक जल के अणु भी निष्कासित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है बाद में प्राप्त होने वाले ऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी ये एनहाइड्राइड कहलाएगा। ऐसे ही N2O5 को हम कहते हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड। क्यों कहते हैं पता करना हो तो आप इसका जल अपघटन करिए, जल अपघटन से कौन सा अम्ल बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनना चाहिए। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्जलीकरण से प्राप्त एनहाइड्राइड नाइट्रिक एनहाइड्राइड, और नाइट्रिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ऐसे ही ये बेस्ट एग्जांपल है क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो CrO3 को हम कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्यों, क्योंकि यह क्रोमिक अम्ल से निर्जलीकरण द्वारा निर्मित होता है। या उल्टा चलें, CrO3 का जल अपघटन करें तो क्या बनता है, H2CrO4, जिसको कहते हैं क्रोमिक एसिड, और इसीलिए CrO3
अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड है और इसी को हम क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो वापस ध्यान देना, क्रोमियम धातु है, क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3 यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये भी ध्यान रखना। और अब वैसे तो ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, धातु अगर अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड बनाता है तो उसका ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति का होता है, चाहे वो मैंगनीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था हो, क्रोमियम की +6 ऑक्सीकरण अवस्था हो, या किसी अन्य धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था हो। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में निर्मित ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं और सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। धातु है लेकिन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 में है, ऐसी स्थिति में ही यह अम्लीय प्रकृति की होती है। क्षारीय ऑक्साइड की बात करते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो बेसिक ऑक्साइड सामान्यतः धातु ऑक्साइड सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड हम बता चुके हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यदि धातु ऑक्साइडों को जल में घोलने पर विलयन में OH आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं, इसलिए इनको हम ये धातु ऑक्साइडों को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी कि सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, पहली चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, जल में मिलाने पर इन ऑक्साइडों से OH आयनों की सांद्रता बढ़ती है, इसीलिए इनको हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और जल में मिलाने पर OH- आयनों की सांद्रता या विलायक के ऋणायन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड का जल अपघटन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनीकृत होकर के विलयन में OH- आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है, अतः कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KClOH को कहा जाता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं धातु में सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। इन सभी ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, इनको हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहेंगे? जल में डालिए, विलयन जल में OH आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं, या हम कह सकते हैं pH को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है तत्व के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं तथा क्षार से अभिक्रिया करके अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे या किसी तत्व के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं साथ ही क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, अर्थात दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उन तत्वों के ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। बहुत ही लिमिटेड ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्लीय व्यवहार भी दर्शाते हैं और क्षारीय व्यवहार भी दर्शाते हैं, अम्ल से अभिक्रिया भी करते हैं, क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं या अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उन्हीं को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, जिसमें एक ये, दूसरा ये और तीसरा एग्जाम्पल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आपको अच्छी तरह से रट के रखना है। ये तीनों ही यहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड हैं और एग्जाम में कई बार इनको पूछा गया है। तो ध्यान रखना, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड अर्थात Cr2O3। ध्यान रखना, इससे पहले आया था CrO3, ये तो था अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड, जबकि Cr2O3 है। अब ध्यान रखना, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +6, क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, और ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। तो एक ही धातु के दो भिन्न ऑक्साइड जिनमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड कैसा होता है? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड क्षारीय और उसी की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर ये मैंने गोला करके बताया, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम्पल है गैलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड,
एंटीमनी ये इस्बीटियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और मतलब प्लम्बस और प्लम्बिक ऑक्साइड, स्टेनस और स्टेनिक ऑक्साइड, ये भी उभयधर्मी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले ऑक्साइड हैं। इसमें एल्यूमिना का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि ये अम्ल से भी क्रिया करता है और क्षार से भी क्रिया करता है। पहला है एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड या डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, HCl से भी क्रिया करता है तब भी लवण और जल बनाता है। और एल्यूमिना सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी क्रिया करता है तब भी लवण और जल निर्मित करता है। इसका मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से ही लवण और जल बन सकते हैं, अर्थात यदि HCl अम्ल है तो Al2O3 क्षार के रूप में काम कर रहा है, और यदि NaOH यहाँ पर क्षार है तो Al2O3 अम्ल के रूप में काम कर रहा है, अर्थात Al2O3 अम्ल और क्षार दोनों के रूप में व्यवहार कर रहा है, दोनों से अभिक्रिया कर रहा है, इसीलिए इसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर जो उदाहरण में यौगिक बना रखा है इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Na का संकुल यौगिक दिया है NaAlOH4 और इसको कहा जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और मेटा शब्द कब काम में आता है, ये प्रक्रिया मैंने यौगिकों के नामकरण के अंदर रसायन में नामकरण वाले टॉपिक में जो कई टुकड़े दे रखे हैं उसमें एक जगह ये प्रक्रिया भी बता रखी है। तो इसका नाम आप ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं सोडियम मेटा ऑक्साइड। अब मेटा शब्द कब काम आएगा ये मैं यहाँ प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख करके इसकी मेटा की प्रकृति या मेटा कब लगाना है, सब कब लगाना है, या अन्य तरह के पूर्व लग्न परऑक्सी वगैरह कब लगाने हैं, वो सारी प्रक्रियाएं भी वहाँ पर बता रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम मेटा ऑक्साइड, ऐसे यदि मैं बेरिलियम लेता हूँ तो बेरिलियम मेटा ऑक्साइड बन जाए, बोरोन लिया जाए तो इस तरह की प्रकृति हो सकती है, और उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइडों में ऐसा होता है। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड। और अब हम लास्ट बात कर रहे हैं जो कि प्रकृति के अंदर अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, और अब लास्ट चौथे प्रकार के ऑक्साइड हैं जिसको कहा जाता है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब है ऐसे ऑक्साइड या तत्वों के ऐसे ऑक्साइड जो न तो अम्ल से भी क्रिया करेंगे न क्षार से, किसी से रिएक्शन नहीं करते, उदासीन रहते हैं, इसलिए इनको हमने उदासीन ऑक्साइड कहा है। और ये ऑक्साइड अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपको ये इतने ही एग्जाम्पल हैं और ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल। इसमें ज़्यादातर आपको बुक्स के अंदर ये 3 एग्जाम्पल एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन प्रकृति का होता है, तो ये उदासीन ऑक्साइडों को प्रदर्शित करेगा। तो और इसी तरीके से हम 4 प्रकार से इनका पहले वर्गीकरण किया, सेकंड में भी 4 प्रकार से ऑक्साइडों का वर्गीकरण किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके बाद में हम आवर्त सारणी के अंदर इसकी आवर्तिता कैसे है, कैसे पहचान करेंगे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित या परिवर्तित होती है। यहाँ तक की टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे की प्रक्रिया भी अगर एडवांस में पूछी जाए तो आपको ध्यान में रखनी है। और अगला है ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का क्रम, या कह सकते हैं पीरियोडिसिटी या आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गुणों में होने वाला परिवर्तन आवर्तिता कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। तो आवर्त सारणी में इस तरह के 2 खाने होते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं आवर्त सारणी निर्मित करूं तो इस तरह की आवर्त सारणी होती है जिसमें जो खड़े खाने हैं ऊपर से नीचे की ओर जो खाने बन रहे हैं, इन खानों को तो हम कहते हैं वर्ग, और जो बाएं से दाएं खाने बनते हैं इस तरीके से, इनको कहा जाता है आवर्त। तो बाएं से दाएं हैं उनको कहेंगे आवर्त, और ऊपर से नीचे हैं उनको वर्ग या ग्रुप कहा जाता है, इनको पीरियड कहा जाता है। तो पीरियड और ग्रुप में ऑक्साइड्स की एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को ही हम पीरियोडिसिटी या आवर्तिता कहते हैं। तो आवर्त है बाएं से दाएं जाएंगे, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति हमेशा बढ़ेगी और ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति हमेशा घटेगी, उल्टा चलता है। तो ध्यान रखना, आवर्त के अंदर शुरुआत में जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होंगे, जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्साइडों की
जो प्रकृति है, अर्थात जो तत्व आगे आ रहे हैं उनके जो ऑक्साइड बनेंगे उनकी अम्लीय प्रकृति लगातार बढ़ेगी, और जो लास्ट के पीरियोडिक टेबल में अंतिम तत्व हैं, केवल उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके हैलोजन तत्व हैं, उनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो सबसे प्रबल अम्लीय प्रकृति के होंगे, जबकि क्षार धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो सबसे प्रबल क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो वो क्या रहा है, क्षारीय प्रकृति अम्लीय प्रकृति में बदल रही है, तो क्षारीय प्रकृति घट रही है और अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि हम बात कर रहे हैं आवर्त की, और यहाँ पर जो आवर्त दिया गया है ये तीसरा आवर्त है। कौन सा है, तीसरा आवर्त है आवर्त सारणी का। तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इस तीसरे आवर्त के ऑक्साइड दे रखे हैं आपको, और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे प्रबल क्षार, उभयधर्मी, फिर अम्लीय, फिर अम्लीय, फिर अम्लीय, और ये सबसे प्रबल अम्लीय। तो क्या हुआ, क्षारीय प्रकृति अम्लीय प्रकृति में बदल रही है, अर्थात क्षारीय प्रकृति घट रही है और अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने की। ठीक है, क्या होगा, इस प्रबल क्षार का जलीय विलयन NaOH बनाता है, विलयन क्षारीय होगा, pH 7 से अधिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन भी क्षारीय होता है, लेकिन दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है, और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मैग्नीशिया मिश्रण भी कहते हैं, और ये एंटासिड के रूप में या प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर है अगला उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ये जल से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। ये है SiO2 अम्लीय ऑक्साइड, तो अम्ल के रूप में क्या करेगा, इसको जल में मिलाया जाए तो SiOH4 सिलिसिक एसिड का निर्माण करता है, सिलिसिक अम्ल बनाता है। तो सूत्र ध्यान रखना, SiOH4 को सिलिसिक एसिड कहते हैं। इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूँ सिलिसिक एसिड। और एक आता है कार्बनिक अम्ल है, वो इस तरह का अम्ल है, बेंजीन रिंग के साथ में ऑर्थो स्थिति पर OH और COH दोनों उपस्थित है, तो इसको हम कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है। सिलिसिक एसिड सिलिकन से या सिलिका से, ये सिलिकन से बनता है, जबकि सिलिसिक एसिड है, ये सैलिसाइक्लिक एसिड है, ये वास्तव में कार्बनिक अम्ल है, और ये कार्बनिक अम्ल संरचना में एरोमेटिक प्रकृति का होता है। P2O5 अम्लीय अम्ल है, अम्लीय ऑक्साइड है। क्यों, जल में घुलने पर ये H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। ऐसे ही SO3 प्रबल अम्ल है, क्योंकि अम्ल में घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4 बनाता है। ऐसे ही Cl2O7 प्रबलतम अम्ल है, जल अपघटन द्वारा ये HClO4 पर क्लोरिक एसिड, नाम ध्यान रखना, पर क्लोरिक एसिड बनाता है, और यही महत्वपूर्ण अम्ल की श्रेणी में आता है। अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, क्षारीय प्रकृति आवर्त में हमेशा लगातार क्या होती है, घटती है। और अगर संयोजकता की बात की जाए तो यहाँ पर सोडियम से लेकर के संयोजकता लगातार 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ रही है। ऑक्साइड हैं तो ऑक्सीजन के सापेक्ष आवर्त संख्या 3 के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था बाएं से दाएं जाने पर 1 से 7 तक लगातार बढ़ती है, और आगे जो नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था हम 0 मानते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो वर्ग में हम कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति के मान में कमी होती है, जबकि ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति घटेगी, क्षारीय प्रकृति हमेशा बढ़ेगी। और वैसे ये S खंड के तत्वों के लिए बिल्कुल सही है, P खंड के प्रारंभिक वर्गों के लिए सही है, लेकिन बाद के वर्गों के अंदर ये प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव आता है। तो यहाँ पर P खंड के तत्वों का ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, S खंड के तत्वों में बिल्कुल सामान्य यही नियम फॉलो होता है, जबकि P खंड के अंदर जो अलग अलग वर्ग हैं जिसमें तीनों प्रकार के तत्व हैं, धातु भी हैं, अधातु हैं और उपधातु भी, ऐसी स्थिति में उनके ऑक्साइडों की प्रकृति परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है वर्ग संख्या 13 का, ये 4 तरह के ऑक्साइड बना रहा है। अभी मैं वर्ग संख्या 13 में ऑक्सीकरण अवस्था 3 के अंदर या संयोजकता 3 के अंदर जो ऑक्साइड बन रहे हैं वही बता रहा हूँ, उन्हीं की प्रकृति यहाँ दर्शा रहा हूँ। तो इसमें B2O3 है, बोरोन पर ऑक्साइड, ये बोरोन एनहाइड्राइड या बोरिक एनहाइड्राइड कहलाता है, अम्लीय प्रकृति का है, ये बोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ध्यान रखना, इसके अंदर अगर जल मिला दिया जाए तो यह जल अपघटन द्वारा H3BO3 बनाता है, जिसको हम कहते हैं बोरिक एसिड।
और इस बोरिक एसिड का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में तथा कैरम बोर्ड के अंदर जो वाइट पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो बोरिक एसिड ही होता है। दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी, तो अम्लीय था, फिर उभयधर्मी हो गया, फिर उभयधर्मी हो गया, फिर क्षारीय हो गया। इसका मतलब ऊपर से नीचे क्षारीय गुण बढ़ रहा है, अम्लीय गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अम्लीय प्रकृति घटती है और क्षारीय प्रकृति लगातार बढ़ती है। ऐसे ही बात करते हैं वर्ग संख्या 14 के अंदर, और इसमें भी ध्यान रखना अगर आपको इसके अलावा भी किसी तरह का कोई संशय है ऑक्साइडों के अंदर तो आप मेरे को कमेंट में नीचे लिख के प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वर्ग संख्या 14 के ऑक्साइडों की अगर बात की जाए तो उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 तरह के ऑक्साइड 14 वर्ग में बनते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो +2 और +4 में जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनकी प्रकृति देखें। +2 के अंदर जो ऑक्साइड बन रहे हैं उसमें CO, SiO, GeO, SnO, PbO, इनमें उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी। ठीक है, तो आप क्रम ध्यान रखें। ये उदासीन ऑक्साइड के अंदर पहले ले रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड होता है। बाकी अम्लीय, फिर उभयधर्मी और उभयधर्मी, और ऊपर से नीचे क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, अम्लीय प्रकृति घट रही है, इसलिए 2 अम्ल हैं तो बाकी उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2 ये और GeO2 ये तीनों अम्लीय ऑक्साइड हैं, लास्ट वाले दोनों कैसे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। ऐसे ही 15, 16, 17 वर्ग के तत्वों की बात की जाए तो उनके सभी ऑक्साइड सामान्य प्रक्रिया के रूप में अगर लिए जाएं तो ये केवल अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं, और इनकी अम्लीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें नोट आप ध्यान रखना है, एक तो NO और N2O ये दोनों ही उदासीन ऑक्साइड हैं। बाकी सभी 15, 16, 17 वर्ग के जितने भी ऑक्साइड हैं वे सभी सामान्य रूप से अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं। तत्वों के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि के साथ ये अम्लीय प्रकृति को या ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति का क्रम ज्ञात करना हो तब हम ये तरीका काम में लेते हैं। तो तत्वों के एक ही तत्व के अगर भिन्न भिन्न ऑक्साइड दिए, फिर पूछा इसमें कौन प्रबल अम्ल है या अम्लता अधिक है, किसकी अम्लीय प्रकृति कम है, तब हम ये तरीका लगाते हैं। तो एक ही तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि के साथ उस ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति हमेशा बढ़ेगी, और ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीकरण अंक हमेशा अम्लीय प्रकृति या अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। अम्लीय प्रकृति ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती है। जैसे N2O3 दिया, NO2 दिया, N2O4 दिया, जिसमें नाइट्रोजन एक ही तत्व है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, +3, +4, +5। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो इनके अंदर अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी, या अम्लीय सामर्थ्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और अगर अम्ल के रूप में भी क्रम पूछे तो भी यही तरीका है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा केंद्रीय तत्वों का तो अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। HNO2 और HNO3 दिया है, ये नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीकरण अवस्था +5, नाइट्रस अम्ल में ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाला अम्ल है वो प्रबल होगा और +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला अम्ल हमेशा दुर्बल होगा। तो तुलना करने के लिए भी हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक का उपयोग करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ाने के साथ अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जो ऊपर उदाहरण दे रखा है, अर्थात विद्युत ऋणता भी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। जैसे ऑक्सीकरण अंक पर लिया था ऐसे विद्युत ऋणता भी है। एग्जाम्पल आप देखें, एक ही वर्ग के भिन्न भिन्न तत्व अगर दिए गए जिनकी समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो हम ये तरीका काम में लेते हैं। जैसे N2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, इन तीनों में पहला प्रबल अम्ल है, दूसरा साधारण अम्ल है, जबकि तीसरा क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत ऋणता घटती है तो अम्लीय प्रकृति का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ विद्युत ऋणता ज़्यादा है, फिर कम हो गई है, फिर कम हो गई। तो यहाँ पे विद्युत ऋणता घट रही है तो अम्लीय प्रकृति साथ साथ में बढ़ रही है। तो एक ही वर्ग के भिन्न भिन्न तत्व जिनकी समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके ऑक्साइडों में विद्युत ऋणता बढ़ती है तो अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये अम्लीय प्रकृति यहाँ पर लगातार घटेगी। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता घटेगी तो अम्लीय प्रकृति घटेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती। और विद्युत ऋणता की प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, वर्ग में विद्युत ऋणता हमेशा क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता हमेशा घटती है, और विद्युत ऋणता अगर घटेगी तो अम्लीय प्रकृति हमेशा क्या होगी,
विद्युत ऋणता में कमी के साथ में इनकी अम्लीय प्रकृति के अंदर भी क्या होगी, कमी होगी। तो विद्युत ऋणता कम है तो अम्लीय प्रकृति भी कम होगी। इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है। विद्युत ऋणता कम है, अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, कम होगी। तो विद्युत ऋणता के साथ अम्लीय प्रकृति परिवर्तित होती है। विद्युत ऋणता घटी तो अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, घटेगी। विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ इस तरीके से, Cl2O5 की बात की जाए और I2O5 की बात की जाए तो इन दोनों में से ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो पहले वाला अधिक प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता आयोडीन से ज़्यादा है। तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ेगी, अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। और वर्ग में चूंकि विद्युत ऋणता घटती है ऊपर से नीचे जाने पर, तो विद्युत ऋणता घटेगी तो अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, घटेगी। बस ये ध्यान रखना है। और लास्ट में हम आज ले रहे हैं ऑक्सीजन और ऑक्साइडों के टॉपिक में अंतिम है ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, ये जैव भू रासायनिक चक्र है, बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, अर्थात जीवों और अकार्बनिक यौगिकों के मध्य ये साइकिल चलती है। और एक ऑक्सीजन वायुमंडल में जो उपस्थित है, ये ऑक्सीजन जीवों में किस तरीके से पहुंचती है और जीवों के विघटन से वापस वायुमंडल में कैसे वापस लौट कर आती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम बायो जियोकेमिकल साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल के रूप में यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल वास्तव में क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र संपन्न होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से O2 के रूप में। वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सर्वप्रथम कहाँ पर पहुँचती है, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा। और श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पर सजीवों में होगी, पौधों में संपन्न होगी, साथ ही साथ यह किसमें संपन्न होती है, जीवों में भी। पौधों और जीवों दोनों में श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन। वापस ध्यान रखना, श्वसन में सभी सजीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि यदि पादप की बात की जाए, पौधों की बात की जाए, तो पादप या पौधे श्वसन के साथ एक अतिरिक्त प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण के अंदर यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखना है, श्वसन में सभी सजीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि पादप भी श्वसन में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि पादप भी सजीव है। लेकिन पादप एक अतिरिक्त क्रिया और साथ में कर रहे हैं जो जंतु नहीं कर पाते। कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वो अतिरिक्त प्रक्रिया है, जबकि श्वसन में सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सामान्य सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो केवल CO2 निष्कासित करेगा। पादप भी श्वसन में CO2 निष्कासित करता है। लेकिन यदि मैं इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की बात करता हूँ, श्वसन में तो एक ही चीज़ होगी, श्वसन में सभी सजीव जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। लेकिन पादप जो दिए गए हैं वो एक अतिरिक्त प्रक्रिया और करेंगे, जिसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप या पौधे जिनमें हरित लवक होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और किसमें परिवर्तित कर, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और जल की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6 बनाते हैं और O2 निष्कासित होती है। लेकिन श्वसन में हमेशा ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन ली जाएगी, जो कि ग्लूकोज को विघटित करके किसमें बदल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया में कार्बनिक अम्ल ग्लूकोज श्वसन की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, CO2 H2 बनाता है, जो प्रक्रिया लिखी गई। जबकि पेड़ पौधों की अतिरिक्त प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, जो कि ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ठीक है, ये अलग प्रोसेस है। अभी हम केवल ऑक्सीजन चक्कर ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण आपको काम में नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ से आई श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में निष्कासित हुआ जल, और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुए, ये वापस पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा
ऑक्सीजन बनती है वो वायुमंडल में चली जाती है, और कार्बन ये ग्लूकोज बनता है वो, या कार्बनिक अणु जो बनता है वो भोजन के रूप में पेड़ पौधों में संग्रहित रहता है। पेड़ पौधों के अंदर संग्रहित यही ग्लूकोज सजीवों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और ग्लूकोज या कार्बनिक अम्ल श्वसन की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलते हैं, और ये दोनों वापस प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक अम्ल बनाते हैं और वापस वायुमंडलीय में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल पौधों द्वारा होती है और श्वसन की प्रक्रिया पौधों और जीवों दोनों द्वारा संपन्न होती है। और यहाँ पर आपके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिख रखी है, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का 1 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु और जल के 6 अणु पुनः निर्मित करते हैं। और यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण और इधर प्रक्रिया जो सूत्र के रूप में दी गई श्वसन की होती है। ठीक है, श्वसन के अंदर ऊर्जा ग्रहण की जाती है अर्थात उसमें शोषी प्रक्रम है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए उसमें क्षेपी प्रक्रम है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के रूप से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ग्रहण की जाती है, ऊष्मा ग्रहण करते हैं, इसलिए ऊष्मा शोषी प्रक्रम। तो श्वसन ऊष्मा क्षेपी और प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम की श्रेणी में आता है, और इसी रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन निरंतर इसी क्रम में निर्मित होती रहती है, उपयोग में भी आती है। इसी को हम प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है, और यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन और ऑक्साइड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो ये 2 क्लासेज में है, और इन दोनों को मिला करके इसके जो प्रश्न बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम टॉपिक लेंगे नाइट्रोजन के यौगिक और नाइट्रोजन साइकिल, जिसके ऊपर सर्वाधिक संख्या में प्रश्न बनते हैं, उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।